Hello, good evening, and Assalamu alaikum. I am Dr. Aksa Sheikh. On behalf of Human Solidarity Foundation, welcome you all to this very interesting session on Islam and medical ethics, especially in the times of COVID. आज की इस मीटिंग में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तीन एक्सपर्ट्स। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि उन तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबके सामने पेश करूँ। हमारे साथ में जुड़े हैं मुफ्ती सैयद नोमान ताहा कासमी साहब। ये एक यूनानी डॉक्टर तो हैं ही, इसके साथ में फाजिल और मुफ्ती भी हैं। एशिया की बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मदरसे से यानी कि दारुल उलूम देवबंद से। नोमान जो हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं हमारे सर्कल्स में, स्पेशली क्योंकि वैक्सीन वगैरह के बारे में इनकी जो नॉलेज है और जिस तरह से ये बताते हैं, तो काफ़ी लोगों को इन्होंने कन्विंस किया है अब तक मेरे ख्याल से वैक्सीन लगाने के लिए। तो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी इनके साथ में एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं जो उस वक्त नोमान ने जवाब दिए थे। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनंत भान। अनंत जो हैं एक रिसर्चर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। आई डोंट थिंक ही नीड्स इंट्रोडक्शन। इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइंड एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन। एंड ये काफ़ी काम करते हैं मेडिकल एथिक्स पे, ग्लोबल हेल्थ पे, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे। एंड मेरा और इनका जो एक और कनेक्शन है वो है संगत इंडिया के दो प्रोजेक्ट्स, ट्रांसकेयर कोविड-19 और ट्रांसकेयर मेडेड। इन दो प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम जो है ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन जो है उनकी एक्सेस कैसी होती है पैंडेमिक के दौरान हेल्थ केयर की, इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन को किस तरह से ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बनाया जाए, इसके ऊपर कुछ वर्कशॉप्स करेंगे। तो ये दो प्रोजेक्ट्स में भी हम साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं खालिद रिजवी। हिंदुस्तान से हैं लेकिन फ़िलहाल विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम में हैं और वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट हैं। इसके अलावा ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, एचएसएफ के टीम ऑफ कंसल्टेंट जो हमें ओवरसीज़ हेल्प कर रहे हैं, और एक हमारा कनेक्शन है बिटवीन इंडियन डॉक्टर्स एंड दी फॉरेन डॉक्टर्स, उसमें भी इनकी काफ़ी जो है अहम भूमिका है। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब। इसके पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में उसे लिखकर जो है टाइप करके छोड़ दीजिए। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल को शामिल करें हमारे डिस्कशन में। अगर हम उस वक्त नहीं शामिल कर पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एंड में शामिल करें। वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बिना आपका वक्त ज़ाया किए मैं सबसे पहले पहुंचती हूँ अनंत के पास। और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि देखिए, हम लॉज पर्टेनिंग टू मेडिसिन की तो बात करते हैं, लॉज पब्लिक हेल्थ लॉज की बात करते हैं, हम बात करते हैं गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसीज, चाहे वो कोविड या वैक्सीनेशन किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई। लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है। इसको अगर हम आम बोलचाल भाषा में किसी को समझाना चाहें तो एथिक्स क्या होता है, और ये कानून है या मोरालिटी है, मतलब क्या है ये एथिक्स? थैंक यू अक्सा, मुझे बुलाने के लिए भी, और इस पैनल पे खुशी हुई आप सबसे जुड़ के। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि एथिक्स ये क्या जानवर का नाम है और हम इस पे क्यों फोकस करते हैं। तो कई बार हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमने मॉरल साइंस के क्लासेस लिए होंगे या मोरालिटी के क्लासेस लिए होंगे। हम अपने घरों में कई बार या अपनी टीचिंग जो रहती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हो या रिलीजियस टीचिंग हो, तो उसमें ये बात की जाती है कि सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है हम कहें कि हमें अपने से एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें दूसरों की चिंता भी करनी चाहिए, दूसरों किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं। एथिक्स थोड़ा सा फिलोसफिकल होता है, बट जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्यों कोई चीज सही है या क्यों कोई चीज गलत है, जब हम एक सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन करते हैं, जो कि हम सबको करना चाहिए। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले सोचना चाहिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या असर हो सकते हैं, हमारे ऊपर क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे, किसी और के ऊपर क्या होंगे। तो वो एथिक्स हो जाता है कि जब आप एक रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्यों हम मानते हैं कि ये सही है और क्यों हम मानते हैं कि गलत है। क्योंकि आप फेस वैल्यू पे
किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट जब आप उसके बारे में सोचते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप एथिक्स के दायरे में आ जाते हैं। जब वही एथिक्स का फील्ड आप मेडिसिन में अप्लाई करते हैं, हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं, तो उससे बायो एथिक्स कहते हैं कि जो हेल्थ केयर में डिलेमास होते हैं उससे हम कैसे डील करें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने पिछले कुछ महीनों में ये देखा कि भाई बेड्स की नंबर कम हो गई, या बेड लिमिटेड है, या वेंटिलेटर लिमिटेड है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो अगर ये मॉरल क्वेश्चन हो जाता है कि अगर आपके पास एक ही बेड और 3 लोग हैं जिनको उस बेड की जरूरत है, तो आप किस तरीके से चूज करें। हो सकता है तीनों के लिए मेडिकल क्राइटेरिया सेम हो, तीनों को आप मेडिकल एज अ क्लिनिशियन अगर आप देख रहे हैं, एज अ डॉक्टर देख रहे हैं, तो आपको लगे कि तीनों की मैं मदद कर सकता हूँ, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि फिर मेडिकल क्राइटेरिया तो सेम है। तो फिर वो एक मॉरल क्वेश्चन हो जाता है कि आप क्या, किस तरीके से उसे देखते हैं। क्या हम एज को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्या हम उनकी एबिलिटी टू पे को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्या हम किसी और क्राइटेरिया को यूज करेंगे। तो इस तरीके के सवाल जब उठने लगते हैं, तो वो बहुत ही बेसिक एक तरीके से वैल्यूज पे भी सवाल लाते हैं, और वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। और अब जैसे जैसे हम पेशेंट राइट्स पे फोकस करने लगे हैं, तो आई थिंक एथिक्स का भी इंपॉर्टेंस रहा है इस दायरे में। तो मैं ब्रीफ में बस वही उसी से स्टार्ट। तो क्या ये कहना ठीक होगा आनंद कि जो एथिक्स हैं ये सब्जेक्टिव हैं, आपके एथिक्स अलग हो सकते हैं, मेरे एथिक्स अलग हो सकते हैं, और अगर ऐसे है तो एक मेडिकल सिस्टम जिसमें आप भी हैं और मैं भी हैं, उसमें हम कैसे एक पेज पे आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एथिक्स एक तरीके से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो वाइट और ब्लैक है, एक तरीके से सफेद और ब्लैक है, कि हम कह सकते हैं कि भाई पेशेंट को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, या पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो तो एक मॉरल ड्यूटी है, एज अ फिजिशियन हो गया, एज अ नर्स हो गया, तो आपको करना ही है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं, जहाँ पे शायद कंसेंसस नहीं हो। आपका भी पर्सपेक्टिव सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है हम एक कंसेंसस के लिए एक दूसरे से बात करें। इसीलिए जब गाइडलाइंस हम डेवलप करते हैं, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लाने की कोशिश करते हैं, और फिर सोचते हैं कि इसमें कॉन्टेक्स्ट का क्या अहमियत है। क्योंकि हम, हो सकता है हर एक गाइडलाइन जो फॉर एग्जाम्पल खालिद फॉलो करते हैं यूके में, वो इंडिया में अडेप्ट कर पाए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड, आप अगर मेडिकल वर्कफोर्स में हैं, आप एक प्रोवाइडर हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी। तो आई थिंक इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो वी वुड कंसिडर कि नहीं, ये तो सर्टनली समथिंग आपको फॉलो करना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे देयर इज अ रोल फॉर परहैप्स अ डायलॉग। तो यानी कि आप ये मानेंगे कि एथिक्स में अगर हमको आपसी जो है वो तालमेल बिठाना है, तो डिबेट, डिस्कशन और मशवरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल। आई मूव नाउ टू नोमान। नोमान, जैसे कि अनंत ने बताया कि अक्सर जो हमने सीख अपने बड़ों से मिली है वो उसको हम एथिक्स समझ सकते हैं, कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एथिक्स समझ सकते हैं। तो क्या इस्लाम में कहीं भी एथिक्स की बात हुई है, और स्पेशली जहाँ पे मरीजों के हुकूक की बात हो? अ, हाँ, सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसा कि आपने पूछा, तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इस्लाम का अगर दूसरा माना मुराद लिया जाए, इस्लाम की अगर मीनिंग देखी जाए, तो कहीं ना कहीं इस्लाम का माना जहाँ सलामती का है, वहीं एक दूसरा एथिक्स भी पूरा माना है। इस्लाम कहते ही अखलाक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़रिए से इस्लाम हम तक पहुंचा है, आप अलैहिस्सलाम को जब नबूवत से सरफराज फरमाया गया, तो आपको ये हुक्म ही हुआ, और आपने यूं बयान किया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमिल अखलाक, कि हमको तो इसीलिए भेजा ही गया है कि हम एथिक्स की जो टॉप हाइट है, पीक पॉइंट है, वहां तक लोगों को पहुंचा के छोड़ें। और जब हम मेडिकल में आते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से हम कोई काम कर रहे होते हैं, और जब हम मेडिकल के एज अ प्रैक्टिशनर होते हैं, तो ये चूंकि एक ऐसा पेशा है जो बहुत रिस्पेक्टिव है, बहुत इज्जत वाला है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। तो यहाँ आने के बाद एथिक्स की अहमियत और ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि हम पीपल से, पब्लिक से, और अगर हम ही, हमारे अंदर ही मॉरलिटी नहीं है, हमारे अंदर ही इथिक्स के रूल्स हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जाहिर के माशरे के अंदर हम किसको कहेंगे कि ये कौन आदमी बाखलाक हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है मैम कि इथिक्स के, मेडिकल इथिक्स में ख़ास तौर से इंसान की तबीयत
जब हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं किसी बीमारी से, तो जितना इफेक्ट हमारी प्रिस्क्राइब मेडिसिन उस पर डालती हैं, उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, नफ्सियाती असर हमारी मोरालिटी का, हमारे अखलाक का उस पर पड़ता है। और अगर हम अपने अखलाक को मरीज के तई बहुत अच्छा रखते हैं, और जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं मेडिकल लाइन में, बतौर खास में अगर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करूं, तो यूनानी में तो एक सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ाया जाता है एथिक्स का, और यूनानी में जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है, उसके साथ कंबाइन जो है वो इथिक्स पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि अभी अनंत सर ने बताया कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है, अलग अलग डिफर करता है लोगों के पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो पैरामीटर्स मेडिकल में सेट किए गए हैं उस पर तो हर एक को आना ही पड़ेगा मैम। जब हम उन पैरामीटर पर आकर काम करेंगे, तो उसका असर हमारी सामने वाली जनरेशन में, हमारे सामने जो पेशेंट्स हैं उन पर, और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं उन पर इंशाल्लाह जरूर पड़ेगा। जी। मैं उन सभी साथियों को बता दूं जिन्होंने अभी मीटिंग ज्वाइन की है कि हमारे साथ जुड़े हैं अनंत, नोमान और खालिद। अनंत जो है वो मेडिकल एथिक्स के एक्सपर्ट हैं। खालिद रिजवी यूके से एनेस्थेटिस्ट हैं, और नोमान जो है ये एक यूनानी डॉक्टर भी हैं और इसके अलावा मुफ्ती भी हैं। अब मैं बढ़ूंगी खालिद की तरफ। खालिद, आप एनेस्थेटिस्ट हैं, आप काफ़ी जो हैं वो क्रिटिकल चीज़ों में काम करते हैं, तो नेचुरली आपके पास ऐसे भी मरीज आते होंगे जो बिल्कुल जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, और उस वक्त कई बार उनसे रिलेटेड जो फैसले हैं वो खुद नहीं ले पाते हैं। उनके जो फैसले हैं वो कोई और, उनके घर वाले, रिश्तेदार या जो हैं करीब के लोग हैं वो लेते हैं। तो आपके लिए ये कितना मुश्किल सिचुएशन उस वक्त होता है कि क्या सही फैसला मरीज के लिए लिया जाए, क्योंकि हो सकता है जो उसके रिश्तेदार या फ्रेंड्स कह रहे हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट में ना हो। तो तब आप किसकी सुनते हैं? मरीज ने जो पहले कह के गया था, या उसके दोस्तों की, या अपने दिल की? खालिद। जी, तो जी अस्सलाम वालेकुम सब लोग, थैंक यू अक्सा। तो आई थिंक जैसे आपने कहा, एज एन एनेस्थेटिस्ट मुझे आईसीयू में काम करना होता है, एंड आईसीयू में जो सिचुएशन आपने डिस्क्राइब करी, दिस इज आई मीन ये बहुत कॉमन सिचुएशन होती है। एंड क्योंकि मैंने दोनों इंडिया में और यूके में काम करा है, तो मुझे कुछ आइडिया है कि वहाँ जब क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन हाउ दीज थिंग्स आर हैंडल्ड इंडिया में और यूके में। यहाँ आके जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा था, दैट वाज के बिकॉज जो लोग हैं यहाँ पे, दे आर जनरली मोर एक्सेप्टिंग ऑफ यू नो advice given to them, and I think education plays a role as well. और दूसरी चीज़ ये है कि जो जिस तरह जैसे अभी नवान साहब ने जिक्र किया कि एथिक्स इनके करिकुलम में है, मुझे नहीं याद कि हमारे करिकुलम में एमबीबीएस जब मैं कर रहा था उस टाइम एमबीबीएस में आई डोंट थिंक एथिक्स का कोई जिक्र होता था। आई थिंक फॉर्मल टीचिंग नहीं होती थी, वी जस्ट इनफॉर्मली मेंशन किया जाता था। लेकिन आई थिंक अब शायद कुछ चेंज हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज में आई थिंक एथिक्स के बारे में भी बात होती है। बट क्योंकि यहाँ पे जनरली पेशेंट से कैसे डील करा जाएगा एंड इन चीज़ों के एथिक्स के अराउंड काफ़ी डिस्कशन रहता है राइट फ्रॉम मेडिकल स्कूल। तो आई थिंक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, जो नर्सेज होती हैं यहाँ पे और हॉस्पिटल में और लोग जो काम करते हैं, दे आर ऑल very well trained या experienced in handling those ethical sort of questions. तो डिसीजन जैसे आपने पूछा, डिसीजन हमेशा पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाता है। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स इज द पेशेंट। तो रिलेटिव्स के जो सजेशंस हैं या उनकी जो विशेस हैं, उनको हम लोग we listen to them और उनको लिया जाता है, we take them on board और उनसे डिस्कशंस किए जाते हैं। बट अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि पेशेंट अगर कुछ रिलेटिव्स कुछ चीज़ चाह रहे हैं एंड पेशेंट के बेनिफिट में हम लोग नहीं उसको मानते हैं, तो the ultimate decision rests with either the patient
जो है उसने पहले से अपनी विशेज एक्सप्रेस करी हो। अगर क्लियर कट नहीं होता है, कोई विशेज एक्सप्रेस नहीं करी होती हैं, तो ऑब्वियसली whatever we think is in the best interest of the patient। और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ये बेसिकली taking decisions that could affect someone's life or death। इसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त जो याद आ रहा है वो ये है कि DNR आजकल एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, स्पेशली इंडिया में तो इतनी नहीं है लेकिन वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, डू नॉट रिससिटेट। यानी कि लोग, इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि लोग अपने चेस्ट पे टैटू करवा देते हैं डू नॉट रिससिटेट, ताकि बाय चांस उस वक्त अगर वो होश में ना हो या ऐसी किसी कंडीशन में हो नेचुरली जहाँ उनके साथ कोई और ना हो, तो लोग उनको रिससिटेट ना करें। इस्लाम में खुदकशी हराम है, इस्लाम में आत्महत्या करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या ये कहना कि डू नॉट रिससिटेट ये ऐसे है कि जैसे बीमारी का इलाज ना करना, क्या ये आत्महत्या के पहले का एक स्टेप होगा? खालिद, क्या आपका सोचना है इसके बारे में? ये पिछले हफ्ते जब ये मीटिंग डिसाइड करी थी हम लोगों ने, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा था नुमान साहब के लिए। उनसे भी इनपुट्स लेंगे आपके बाद में जी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, तो आई कैन नॉट गिव यू एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव उसका। मतलब मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि मैं काम करता हूँ एंड आई फेस दिस in my day-to-day work, so I have obviously thought about it। Right. And So I think मैंने we'll ask Noman only to answer this. जी। Noman, आपसे इनपुट चाहेंगे इस पे कि क्या ये कहना कि डू नॉट रिससिटेट, मुझे आप रिससिटेशन मत कीजिए अगर मैं बेहोश हूँ किसी ऐसी कंडीशन में, तो क्या ये ठीक है इस्लामिक नजरिए से? देखिए मैम, कुरान शरीफ ने जो हमको हुक्म दिया है और जो हमको तालीम दी है उसमें तो ये है कि वईदा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला हमको शिफा देता है, ठीक है, और उस शिफा का जरिया तबीब होता है। इथिक्स के अंदर एक चीज ये भी बहुत अहम शरीयत ने बयान की है कि मन ततब्बबा वलम युअलम मिन्हु तिब्बुन फहुव जामिन, अगर कोई आदमी इलाज करे और वो इलाज को न जानता हो और न जानने के नतीजे में मरीज की मौत हो जाए तो उसको उसके कत्ल का केस चलाया जा सकता है, और उस अगर अहकामात किसी मुल्क के अंदर तो उसके जान का बदला उसको अदा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात जो आपने पूछी है वहां हम आते हैं। जब अल्लाह ताला ने यूं फरमाया कि वईदा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ, यानी इंसान जब बीमार होता है तो वो शिफा देता है, और शिफा देने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही ऐसे लोगों को मुंतखब किया है जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं, जिनको हम तबीब कहते हैं। अगर और तबीब के सामने इथिक्स के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, जिनमें से एक खुद नंबर 1 पर है मरीज का फायदा, जैसा कि अभी डॉक्टर खालिद साहब ने बताया। नंबर 2 पर है खुद मुख्तारी, यानी जो अभी बात चल रही थी कि बाज मरतबा हम पेशेंट से नहीं पूछ पा रहे हैं कि क्या करना है, उनके अटेंडेंट्स को भी नहीं, जैसे ओटी के अंदर है, सडन आपको आप लैब पॉली कर रहे होते हैं, चेंज करना पड़ गया ओपन में, तो हम पहले ही उसको या तो बता देते हैं या हम खुद वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो ये भी इथिक्स के रूल्स में से है कि आपको मरीज का फायदा भी देखना है, उसकी खुद आपकी अपनी खुद मुख्तारी भी होना चाहिए, यानी आप डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, इंसाफ के साथ काम करना है आपको। तो अगर मरीज ये कहे कि हमको रिससिटेट न किया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस से इस पेशेंट को गुजारेंगे तो ये इसकी जिंदगी के लिए मुनासिब है और यही इसका इलाज है, तो आपका रिससिटेट न करना ये गुनाह है, बल्कि उसका न करवाना तो वो अलग मसला है। लेकिन आपको, चूंकि आप तबीब हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, आपको ये मालूम है कि हम इस प्रोसेस से इस पेशेंट को गुजारेंगे, इस पर ये प्रोसेस करेंगे तो इसको बेनिफिट मिलेगा, इसकी जान बचेगी, तो आपको ये करना ही करना है। और पेशेंट तो वैसे भी इंजेक्शन लगाने से इनकार करता है कि मुझे दर्द होता है और ये होता है वो होता है, तो आप क्या इंजेक्शन भी नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं है, मरीज के फायदे को तबीब ज्यादा समझता है, मरीज खुद नहीं समझता है। इसलिए एथिक्स के रूल्स में से एक रूल ये भी है कि फायदा, नंबर 2 इंसाफ, और नंबर 3 खुद मुख्तारी, यानी आप डिसीजन खुद भी लें, सिर्फ मरीज की बात ही को ना सुने कि मुझे इससे ये ना करिए या ये करिए। तो मैं समझता हूँ कि रिससिटेट करना अगर जहाँ पर फिजिशियन को जरूरी लगता है तो बिल्कुल करना चाहिए, और मरीज को मना करना ये उसके हक में बेहतर नहीं है।
और कहीं ना कहीं अपने आप को हलाकत में डालना है। और कुरान के अंदर इरशाद रब्बानी है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुद अपने हाथों से अपने आप को आप हलाकत में न डालिए, बल्कि जहां तक मुमकिन हो इलाज करिए। और इलाज करना ये तकवा और के खिलाफ नहीं है, अल्लाह की मशीयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐन मुताबिक है, इसका हुक्म है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी इसको पसंद किया है और इलाज किया है जरूरत पड़ने पर। जी मैम। थैंक यू। विल मूव टू खालिद। खालिद ने काफ़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑडियंस भी बेचारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी बहुत इज्जत के साथ मैं कोशिश करूंगी कि उनके जो चैट्स में आ रहे हैं वो भी मैं बताऊं। तो हमारे साथ खुर्शीद अहमद जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं इरोजन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इन मेडिकल प्रोफेशन इज द ट्रूथ एंड वी ऑट टू एक्सेप्ट दैट। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसी मीटिंग्स करें। खालिद जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं नवान साहब से एक क्लैरिफिकेशन में चाह रहा था, जो जैसे आपने जिसका कहा कि मतलब इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पेशेंट ने एक्सप्रेस की है अपनी विश कि उसको रिससिटेशन नहीं करवाना है या कोई भी इलाज नहीं करवाना है किसी तरह का, और आपको लगता है कि वो ज़रूरी है इलाज उसके लिए, उससे जान बच सकती है, तो मतलब इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली आपके हिसाब से वो इलाज करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ व्हाट द पेशेंट सेज। यही वो कह जी रहे हैं। ये कह रहे हैं जी। जी, तो ये चीज जो है इसलिए ये कि हम लोग एक्चुअली यहाँ फेस करते हैं इन अ वेरी आप यू नो नॉट वेरी अनकॉमन सिचुएशन। यहाँ पे ये होती है, एक ग्रुप होता है क्रिश्चियंस का, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, जेहोवाज विटनेसेस कहते हैं उनको। तो उन लोगों में ये है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके हिसाब से वो हराम है, जैसे हम लोगों के लिए जैसे मतलब पिग हराम है, वैसे उन लोगों के लिए वो हराम है, और बाइबल को कोट करते हैं वो। तो उनमें से कुछ लोग कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल सिरे से कुछ भी नहीं करते। तो उनसे जब हम प्री ऑफ असेसमेंट करते हैं उनका, तो उनसे ये डिस्कशन होता है कि अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो रही हो तो उस सिचुएशन में आपको हम ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और अगर वो मना कर दें तो लीगली यू आर नॉट अलाउड टू गिव देम ब्लड, आप नहीं कर सकते उनको, चाहे वो मर जाएं, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर विद दैट। जी I'll मैम यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था उसमें मैंने ये बात रखी थी जी कि ईसाइयों में, क्रिश्चियन में एक तबका वो है जो इलाज को ही दुरुस्त नहीं मानता है। बीमार हो गए तो हो गए, इलाज नहीं करना है। और उसी की एक सूरत खालिद साहब आप बता रहे हैं वो अभी बाकी है। अगर किसी मुल्क के अंदर ये कानून है कि पेशेंट की विश पर आपका डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, तो फिर आप उस कंट्री के कानून के अधीन होंगे, आप उस कंट्री के कानून को आपको मानना पड़ेगा, वो एक अलग मसला है। ठीक है जी। जी I'll शुक्रिया। move to Anant now. Anant, we have been listening to both Khalid and Nohman, and we've also been seeing कि किस तरह से जो legal conditions हैं दोनों मुल्कों में वो अलग हैं, और उस हिसाब से ये सारी चीज़ें। Have you come across during the COVID any time, number one, जहाँ पे डॉक्टर खुद पेशेंट है? क्योंकि नोमान ने बताया कि डॉक्टर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि उनको नॉलेज है मेडिकल फील्ड का, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा एप्ट हैं। लेकिन अगर डॉक्टर खुद पेशेंट हो तब उसकी क्या मानी जाएगी? और हो सकता है कि वो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर हो एज कंपेयर टू द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग हिम। और दूसरा, क्या आपके सामने ऐसा कोई केस आया कि जो कोविड का कोई मरीज हो और बिल्कुल एंड स्टेज पे उन्होंने कह दिया कि अब मुझे आगे इलाज नहीं करना, मुझे ऐसे ही छोड़ दो? ये विद दीस टू क्वेश्चंस वी कम टू यू। बिल्कुल, मैं शायद सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। ऐसे केसेस हुए भी हैं, और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शॉर्टेज जब होने लगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सप्लाईज की, तो ऐसे सिचुएशंस अराइज हुए जब क्वेश्चन ये था कि एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने सपोजिटली काफ़ी लाइफ जी ली है, और एक और मच यंगर पेशेंट हैं, तो अगर शॉर्टेज है तो क्या ये क्वेश्चन उठना चाहिए? और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एथिक्स के परस्पेक्टिव से भी कि क्या एज एक क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन में किसी पेशेंट के लिए, क्योंकि एक तरीके से वो एजिज्म भी हो जाता है ना। आप किसी यंगर पॉपुलेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी एक इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि भाई उनको अभी अपनी जिंदगी जीनी है और किसी और ने अपनी जिंदगी काफी जी ली है, तो अगर चॉइस है तो हम यंगर पेशेंट को लें, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बायस है। बट कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहाँ लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि मैं ओल्डर हूँ, 60-70 साल 80 साल का बुजुर्ग हूँ,
कि मैं रिफ्यूज करूंगा, कि मैं बोलूंगा कि ये वेंटिलेटर किसी और को दे दीजिए जिसको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है और अगर चॉइस है तो फिर मेरे ख्याल से उनको मिलना चाहिए, जो शायद अभी 30-30 साल के हैं या जिनकी यंग फैमिली ना। वो एक इंडिविजुअल चॉइस है और पेशेंट की चॉइस थी, बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उस टाइम पे शॉर्टेज थी, तो वो एक अननेचुरल सिचुएशन है, एक नेचुरल सिचुएशन नहीं है जहाँ पे एनफ नंबर ऑफ बेड्स या वेंटिलेटर्स थे। एक शॉर्टेज थी और एक इंडिविजुअल ने वो चॉइस ली उस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में एक तरीके से सेल्फ सैक्रिफाइस करने का। आइडियली वो नहीं होना चाहिए किसी भी हेल्थ सिस्टम में, बिकॉज उस टाइप का चॉइस किसी को भी लेने की जरूरत नहीं पड़े। बट ये जो लार्जर क्वेश्चन है डीएनआर की हम बात कर रहे थे, तो अभी आप सबने रिसेंटली न्यूज में देखा, आप लोग आप में से कुछ फुटबॉल के फैंस भी होंगे जो रिसेंटली जो सॉकर प्लेयर थे एरिक्सन, जिनका ऑन द फील्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनको रिवाइव किया गया। तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे क्लियरली आप इंटरवेंशन आपने दिया और वो पेशेंट ने रिकवर किया। तो वो एक चीज होती है। बट कुछ एक चीजें ऐसी हो जाती हैं कई बार मेडिसिन में, बिकॉज हमारा फोकस इतना होता है कि एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोवाइडर, हमारा काम पेशेंट को बचाना है, कि शायद हमारा इंटरवेंशन भी एक्सेसिव हो सकते हैं। और वहां पे आई थिंक डीएनआर का एक रोल डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम डेथ भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम medicine in terms of being an intrusive intervention stops being meaningful for someone's life, and that is often a clinical डिसीजन। बट वो उसमें पेशेंट पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, कि कोई चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, ट्यूब्स मेरे में लगे रहें, मैं वेंटिलेटर पे हूं या आईसीयू में रहूं, या वो प्रेफर करते हैं कि वो घर जाएं, अपने लाउड वंस के साथ रहें, अपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां वो फेमिलियर हैं, और वो एक नेचुरल डेथ देखना चाहते हैं। बल्कि वो ये नहीं चाहते कि अस्पताल में उनको बार बार रिवाइव किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम की जाए। और वो पर्सनल चॉइस अगर वो इन्फॉर्म्ड है, मतलब किसी फोर्स के कारण नहीं उनको चॉइस लेनी पड़ रही है, बट उनका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। सो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हमें ट्रेन किया जाता है कि आपका काम है जान बचाना, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो शायद एक तरीके से हम पे प्रेशर हो जाता है। सो ये जो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे हम बात करते हैं, वैसे गुड क्वालिटी ऑफ डेथ भी जो इंपॉर्टेंट होती है, वो बात करना जरूरी है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो ट्रांजिशन होता है, और कभी वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांजिशन नहीं होता है। उसमें कई एलिमेंट्स ऑफ ग्रे, जैसे हम पहले बोल रहे थे, कि वो कब ट्रांजिशन आता है वो फेज का, कब वो मीनिंगफुल नहीं होता है फर्दर इंटरवीन करना, और तब पेशेंट को थोड़ा उनकी चॉइस, अगर वो स्पेशली नहीं चाहते हैं कि और उन पे इंट्रूसिव प्रोसीजर्स की जाए, तो उसको रेस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हो सकता है आप उनको रिससिटेट कर दें, बट उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और वो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में जीना चाहते हैं या नहीं। और हम मतलब जो एक नेचुरल डेथ है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट कभी ना कभी वो सबको आनी है, तो फिर वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू रहता है। बट ऑफ कोर्स ये केस बाय केस डिफर करें। बेशक। तो जो हम बिल्कुल जितने भी लोग द पीपल हु बिलीव इन इस्लामिक फेथ, वो जानते हैं कि मौत बरहक है और हर एक को जो है मौत का मजा चखना है। और जहाँ तक डीएनआर की बात एक और है, लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस में जुड़े हुए हैं वो जावेदुल्ला और उसके अलावा अरशद लतीफ, उन्होंने कहा कि जैसे कैंसर्स होते हैं और कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिनका क्योर नहीं है, आप जानते हैं कि आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम डॉक्टरों को ये बताया गया है कि आपको मौत से लड़ना है, और हम सब जानते हैं कि मौत से हम नहीं लड़ सकते, मौत तो आनी ही है एक दिन। लेकिन ये एक हमें होता है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते। और इसमें कई बार हम मरीज के साथ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उसकी तकलीफ को शायद और ही ज्यादा बढ़ाते हैं। तो क्या ऐसे में उसको छोड़ देना जो है वो ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक और सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ नौमान साहब। अनंत ने अभी बात की क्राइसिस की, जो हमने पैंडेमिक में देखा, खास तौर से जब बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, और हमें ये डिसाइड करना पड़ रहा था कि एक वेंटिलेटर है, 4 उसके लिए एलिजिबल लोग हैं, हम किसको दें। उसी दौरान हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पे लाकर रख रहे थे, कुछ लोग जो है वो दवाइयां होल्ड कर रहे थे घर पे, इसलिए कि कल को अगर मार्केट में मुझे दवाई नहीं मिली और बहुत ज्यादा चांस है कि मुझे भी कोविड हो जाए, या मुझे कोविड हो रखा है और हो सकता है कल ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो क्या ऐसे में ये चीजों को जमा करके रखना घर पे अपने लिए, क्योंकि कई बार अपने आप का भी तो खुद ही को देखना है, ये आपके हिसाब से और इस्लामिक नजरिए के हिसाब से क्या ठीक होगा?
जी मैम, अभी कोविड में ये चीज़ बहुत देखी गई है। अ, अभी आप बीमार नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोविड हो सकता है, लेकिन सामने आपके ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं जो बीमारी झेल रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे मौकों पर चीज़ों को रोक के रखना ये शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि जिन हालात में पहली बात तो ये है कि ऐसी हालात में चीज़ों को की काज बढ़ाना और चीज़ों को अपने यहाँ रोक के रखना ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर हम इथिक्स की ही बात करें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको यहाँ कवर करनी चाहिए। और जिस जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, यानी एक तरह का आप समझिए कि कंज्यूमरिज्म हो गया है पूरा मेडिकल हम्म, सिस्टम, कि आपने लैब जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनको, आपकी ओपीडीज, आपके हॉस्पिटल्स, आपके इमरजेंसीज सब एक दूसरे से बिजनेस के तौर पर कनेक्टेड हो चुके हैं। और ये भी इथिक्स में ही आना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और इसको लोगों को समझाना चाहिए। तो जहां तक रहा मसला शरई मसला, दीनी मसला, तो अभी आप बीमार नहीं हुए और ये सोच के कि हम बीमार हो जाएंगे, जबकि बीमार होने का यकीन नहीं है। अगर यकीन हो भी तब भी ऐसी चीजों को जिसकी अभी सडन जरूरत है आपके सामने वालों को और उसके बगैर उनकी जान जा रही है, आप सेहतमंद होने की हालत में उसको आगे स्टोर कर रहे हैं कि हम बीमार होंगे तो इस्तेमाल करेंगे, इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। और ये बहुत बहुत बुरी बात है कि आप ऐसे माहौल में जब लोग जूझ रहे हो किसी चीज से, आप उन चीजों को सेव करके रखें और फिर वो बाद में आप बीमार नहीं हुए और वो खराब हुई, तो ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश शरीयत नहीं देती है कहीं से कहीं। इनफैक्ट इस्लाम में हमारे सामने सहाबाओं की जिंदगी है और हमने देखा है कि किस तरह की जंग के मैदान जी, जो जब अब अभी अनंत सर बात कर रहे थे तो मुझे वो याद आ रहा था कि एक मौके पे, जंग के मौके पे, एक साहब ने पानी मांगा तो उनके पड़ोस वाले ने पानी मांग लिया, फिर उनके पड़ोस वाले ने पानी मांग लिया। जी तो बिल्कुल। जिस तरीके से अभी बता रहे थे सर कि ये वाकया सामने आया था कि ब्रेड उसने दूसरे को दे दिया, प्रीफर कर दिया, तो ये इसको कहते हैं तरजीह देना। और तरजीह इस्लाम के अंदर ये मुस्तहसन है, अच्छा काम है कि आपने कुरान की आयत भी है, वही उसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे वो खुद मुश्किल में हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम किसी को आगे पीछे करें या हम किसी के साथ जो है वो पक्षपात करें, इम्तियाज करें कि ये पैसे वाले हैं या ये पे कर सकते हैं या ये गरीब आदमी है पे नहीं करेगा तो हम इनसे चीजों को लेके उनको दे दें, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हॉस्पिटल्स में जो रूल्स हैं, जैसे जो पहले आया या जो आया जिस वक्त उसको जितनी जरूरत थी डॉक्टर ने महसूस किया, तो वो हमें करना चाहिए। बाकी पेशेंट अपने विल पावर से वो समझता है कि हमारे पड़ोसी को ज्यादा जरूरत है, तो वो उसको इख्तियार है, वो खुद कर सकता है। लेकिन हम किसी दूसरे की तरफ मूव ये कर नहीं जाएं तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जैसा कि सर अभी बात कर रहे थे कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, आने वाला पीछे वाला जो है जो 25-30 साल का है वो अपनी जिंदगी उसको ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन जिंदगी का तो पता नहीं है ना। दुनिया में यही एक चीज सर ऐसी है कि जिसके होने पर हर आदमी मुत्तफिक है कि मौत आनी आनी है, और जितना इस पर मुत्तफिक है उतना ही इस बात पर भी मुत्तफिक है कि ये नहीं पता है कि कब आनी है। हम्म, जी तो हम, जी, हम खुद से किसी दूसरे की तरफ मूव डिसाइड कर नहीं जाएं करते। उसके एज के हिसाब से, उसके पैसों के हिसाब से या उसकी जो है हैसियत के एतबार से, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। वो किसी और को प्रेफर कर दे तो ये उसके लिए अच्छी बात है। ठीक। अब मैं बढ़ूंगी खालिद की तरफ। हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर को लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई है। रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में था, यानी इमरजेंसी के लिए उसको खास तौर पे अलाउ किया गया था। इसके अलावा ऐसी काफी सारी दवाइयां हैं जिनका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन था। और हमने देखा कि काफी सारे डॉक्टर्स मजबूरी के तौर पे या किसी और वजह से इन दवाइयों को दे रहे थे। आपको भी मेरे ख्याल से इस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो क्या इन दवाइयों को देने के वक्त आप कितनी इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन भी है। कितने जो मरीज हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैसले को लेने में कि वो दवाई ले या ना ले, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। या उनके केयर गिवर्स आपसे किस किस्म के सवाल पूछते हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। अक्सर एक तो ये कि आप कोई भी दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट किसी को आप
अगर ऑफर करें तो ऑब्वियसली आपको सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी ज़रूरी होती है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट एक्सेप्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन तो और समझ सकता है तो डेफिनेटली एथिकली भी और लीगली भी यू आर बाउंड टू गिव देम इंफॉर्मेशन, जो वो लोग जिसके बेसिस पे वो लोग दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन के उनको वो इलाज करवाना है या नहीं करवाना है। दूसरी चीज ये यहाँ पे थोड़े प्रोटोकॉल्स अलग थे, तो मेरा रेमडेसिविर से स्पेसिफिकली कोई बहुत ज्यादा आज ही सुबह मैं रेडियो में सुन रहा था कुछ स्टेटिस्टिक्स के पिछले साल यहाँ पे सिर्फ 4% इन पेशेंट्स को रेमडेसिविर दी गई थी, और वो इसलिए था क्योंकि शुरू में कोई वो डेफिनेट प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है। लेकिन ये चीज सिर्फ रेमडेसिविर के साथ नहीं है, और दवाइयों के साथ भी होती है। ये कोई भी नया ट्रीटमेंट आता है, सिर्फ कोविड के लिए नहीं और चीजों के लिए भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपको देनी है। कोविड ऑब्वियसली एक्सेप्शनल टाइम्स हैं, डेटा हमारे पास था नहीं शुरू में, और इंडिया में मेरे घर में लोगों को हुआ था कोविड, एंड उन लोगों को they were treated on local protocols जो थे, जिसमें I think मतलब ये पिछले साल की बात है, तो उस टाइम भी the evidence was कि कोई चीज काम नहीं करती है, एंड फिर भी उनको 7-8 दवाइयाँ जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो दिया गया था। को लेकर हमने ये काफी देखा है जो कॉन्ट्रोवर्सी, एंड आई थिंक इंडिया में ज्यादा लिबरली यूज हुई हैं मेडिसिन, लेकिन ऑब्वियसली the primary जो एम होता है डॉक्टर का, that is to not harm the patient। तो अगर इमरजेंसी ऑथराइजेशन है तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन इज नॉट अ लाइसेंस टू एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल। तो बेसिकली इमरजेंसी ऑथराइजेशन इसलिए है कि अगर कोई कहीं पे आपको मजबूरन देना पड़े, तो या आपको लगे या एविडेंस हो कि दे सकते हैं, तो क्योंकि उस लोकली अगर वो प्रूव नहीं हुई है या स्टडीज नहीं हुई हैं, या जो भी आपकी एथिकल या जो भी मेडिकल गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट नहीं हुई, इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन यूज दैट बेस्ड ऑन सम अदर एविडेंस। लेकिन उसको सिर्फ इसलिए यूज करना कि वो है अवेलेबल और दे सकते हैं और पेशेंट ले लेगा आपकी बात मानने का, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली अनएथिकल। और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो डिसीजन मेकिंग में पेशेंट का या उसके केयर गिवर्स का रोल नहीं होता। अक्सर प्रिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है कि 50,000 की दवाई आप ले आइए, और फिर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे किस तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन घूम रहे होते हैं और लोग फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, या डबल ट्रिपल रेट्स में वो दवाइयाँ चाहते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर नाइमा आफरीन जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी टीम की काफी कोर मेंबर हैं, वो लिख रही हैं कि ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा उस वक्त हुआ था और डॉक्टर्स को भी ये पता था, उसके बावजूद वो जो है इररिस्पॉन्सिबली लिख रहे हैं। जावेदुल्ला लिख रहे हैं, यस आई पर्सनली परचेज 25,000 पर इंजेक्शन, जबकि उसकी कीमत शायद 10 गुना लेस है इन द एक्चुअल प्राइस। सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सीन। आई विल मूव नाउ टू अनंत। अनंत, जिस तरह से दवाइयाँ जो हैं वो लाइफ सेविंग है, उसी तरह से वैक्सीन्स भी लाइफ सेविंग है। इनफैक्ट वैक्सीन सेव योर लाइफ विथ मच लेस सफरिंग, यू नो, एज कम्पेयर टू मेडिसिन्स। और हम देख रहे हैं कि अभी बच्चों में ट्रायल्स इंडिया में स्टार्ट हुए हैं। कोवैक्सीन का 2 to 18 एज ग्रुप में ट्रायल स्टार्ट हुआ है। चिल्ड्रन आर अ वेरी स्पेशल ग्रुप बिकॉज उनकी फुल फ्लेश्ड कंसेंट नहीं होती, पेरेंट्स या गार्डियंस की कंसेंट चाहिए होती है, उनकी तरफ से असेंट चाहिए होता है बड़े बच्चों में। और हमने साथ में ये भी देखा है कि कुछ लोग आउट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल सेटअप भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं because they can, है ना। and वो हमेशा सोचते हैं कि as a parent I know what is the best interest of my child, so even if I am breaking a rule, what I am doing is in the best interest of my child, I am being a good parent। तो ये जो चिल्ड्रन और वैक्सीन ट्रायल्स हैं, इसके बारे में जो एथिकल कंसर्न्स हैं, इन पे हम आपसे कुछ इनपुट्स चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए, जो अभी तक ज़्यादातर वैक्सीन्स हैं दुनिया भर में, वो ज़्यादातर जो हम अभी बात कर रहे थे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर ही प्रोड्यूस भी हुई हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही हैं और एडमिनिस्टर भी हो रही हैं। कुछ ही ऐसी वैक्सीन्स हैं जहां हमारे पास इतना डेटा आ चुका है एफिकेसी और सेफ्टी पे
कि उनको फुल ऑथराइजेशन या मिल चुका है या मिलने वाला है। तो इसमें 2-3 पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि देखिए कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका ट्रायल भी बच्चों में ही होता है क्योंकि वो एडल्ट वैक्सीन है नहीं, और वो अंडर 5 एज ग्रुप फॉर एग्जांपल में लगते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब क्लिनिकल स्टडीज होती हैं तो वो भी प्राइमरली बच्चों में होती है। हो सकता है थोड़ा सेफ्टी का आप स्टडीज पहले एडल्ट्स में करें, बट ज्यादातर जो भी उसका क्लिनिकल ट्रायल्स और डेवलपमेंट का स्टेजेस है वो सारे बच्चों में होगा। कोविड में ये है कि आपके पास एक ऐसे वैक्सीन आए हैं जो ज्यादातर एडल्ट्स में पहले ट्राई हुए हैं क्योंकि ये अक्रॉस द एज ग्रुप अल्टीमेटली यूज होने हैं। तो हमारे पास डेटा पहले ऑब्वियसली एडल्ट्स में आएगा, उसके बाद उसको हम बच्चों में ले जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे कन्वेंशनली हम उन्हें वल्नरेबल मानते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, उनकी फिजियोलॉजी में भी डिफरेंस होती है एडल्ट्स के हिसाब से। आप सिर्फ डेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि एडल्ट्स में काम करता है तो बच्चों में भी काम करेगा। जैसे कि हम किसी एडल्ट वुमन और प्रेग्नेंट वुमन में भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, जस्ट एज एन एग्जांपल। सिमिलरली हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे मिनी एडल्ट्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, उनकी इम्यूनोलॉजी अलग होती है, वो वैक्सीन से कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो डिफर करते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास एडल्ट्स में एक सर्टेन एक्सपीरियंस हो गया तो हम चाहते हैं कि वो हम जाएं और बच्चों में क्लिनिकल स्टडीज करें और देखें कि जो हमने एडल्ट्स में देखा है कि ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन एफिकेशियस है, सीरियस डिजीज और डेथ से लार्जली बचाते हैं, तो ये हम बच्चों में भी यही इम्पैक्ट देखते हैं कि नहीं। फॉर्चुनेटली कोविड-19 लार्जली बच्चों को ज्यादा असर नहीं करता है। तो अभी जो सो कॉल्ड सेकेंड वेव में हमने देखा है कि कई जगहों पे बच्चों में कोविड-19 इन्फेक्ट हुए और कई बार पोस्ट कोविड MIS-C और अलग कंडीशंस और आने लगी हैं। तो पीडियाट्रिशियंस भी थोड़े वरीड हैं कि अब भाई अगर सब वैक्सीनेट हो गए एडल्ट्स तो क्या बच्चे ही बचेंगे जिनमें हो सकता है ज्यादा केसेस आने लगेंगे आगे। ये पेरेंट्स को भी एक वरी है, तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि बच्चे वैक्सीनेट हों ताकि हम स्लोली स्कूल्स भी खुलें, कॉलेजेस खुलें, उसके बारे में भी लोगों को चिंता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्लिनिकल स्टडीज हो ताकि हमें पता चले कि बच्चों में भी ये वैक्सीन सेफ हैं, एफिकेशियस हैं, कैसे और कब हम इनको स्टार्ट करना ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम यूजुअली ये जाते हैं कि आप ओल्डर बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एडोलेसेंट्स जो हैं 12 से 18 साल हो गए, उनके साथ हो सकता है पहले सेट ऑफ स्टडीज करेंगे, फिर आप 5 से 12 साल में जाएंगे, फिर अगर जरूरत हुई तो फिर और छोटे बच्चों में जाएंगे अंडर 5 एज, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि रिस्क के हिसाब से जो ज्यादा एडोलेसेंट्स हैं उनके साथ स्टार्ट करें, फिर यंगर किड्स में करें, फिर आप न्यूनेट्स और वेरी यंग किड्स में जाएंगे। तो जैसे जैसे ये डेटा आता जाएगा और कुछ स्टडीज में ऑलरेडी आने लगा है फाइजर मॉडर्ना वगैरह के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने अलाउंस भी दे दी हैं कुछ कंट्रीज में जहाँ ओल्डर किड्स स्पेशली एडोलेसेंट्स में इनका प्रयोग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, यूज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में भी जैसे ये स्टडीज आएंगे तो हमें बेटर आइडिया रहेगा। इन दी एब्सेंस ऑफ दैट थोड़ा सा तुक्केबाजी है कि अगर हम उनको यूज कर रहे हैं इस एज ग्रुप में, तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं अपने बच्चों पे। होपफुली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ये वैक्सीन सर्टनली सेफ रहेंगी बट एफिकेशियस भी रहेंगी, बट आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर दोज रिजल्ट्स। एंड इन द मीन टाइम हमें पता ही है कि अगर आप अच्छी तरीके से मास्क यूसेज करेंगे, जो कोविड प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे अपने घर में और बच्चों को भी एनकरेज करेंगे तो फिर बच्चे लार्जली प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो वो चिंता करने की इतनी बात नहीं है। राइट। अब मैं मूव करना चाह रही हूँ एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे जो हमारे जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है, एंड मेरा सवाल नौमान से होगा इस बार, और ये है कि देखिए लाख कोशिश करने के बाद में कई बार जो है मलकुल मौत अपना काम कर देते हैं, और लोग जो हैं वो कोविड से काफ़ी सारी डेथ्स हुई है, और हमने ये देखा हुआ है कि डेथ्स इतनी ज़्यादा हुई है कि कई बार लोगों को जो है फ्यूनरल ढंग से करने का मौका नहीं मिल पाया। उसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन का एक खतरा होता है, भले ही हम कहते हैं कि डेड बॉडी से नहीं होगा इन्फेक्शन, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस हम जो है थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेते हैं। शुरू में हमने देखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो बॉडीज हैं उनको क्रीमेट किया गया, उनको जो है जलाया गया, दफन करवाने वाली चीज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक ऐसा फेज आया कि जिसमें जो है उनको जो है बेदिंग का या उनको कफन का जो है वो पूरा जो प्रोसीजर है वो नहीं करवा पा रहे थे। इनफैक्ट कई दिनों तक बॉडीज नहीं मिल पा रही थी, और हमारे कंसेप्ट है कि जब किसी की मौत हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल उसको दफन किया जाए।
और अभी हमने काफ़ी सारा जो है गंगाओं में बहती हुई लाशें, इनके ऊपर काफ़ी मुद्दा हुआ है। तो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, रिस्पेक्ट टू द डेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंडीशंस में जब ऐसे होता है, तो क्या इनको मतलब इस तरह से मान लेना चाहिए? इसमें क्या हर्ज़ है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इसके बाद में कुछ करना चाहिए? इसके ऊपर प्लीज़ कुछ इनपुट्स दीजिएगा। जी मैम, जब से ये कोविड की महामारी आई और डेथ की हालत ऐसी हुई, और शुरुआत में गवर्नमेंट ने खुद ऐसी सख्तियां की जिसकी वजह से बॉडीज़ को रोका गया और हैंडओवर नहीं किया गया उनके लवाहिकीन को। तो इस पर जो इस दारुल इफ्ता हैं, ख़ास तौर से दारुल का दारुल इफ्ता या और बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं इस्लामिक, उनके दारुल इफ्ता से फतावे शाये हुए। तो उसमें यही है कि एक शरई ज़ाब्ता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी भी आदमी को उसकी ताकत और क़ुव्वत से ज़्यादा का मुकल्लफ या उसकी जिम्मेदारी उसको नहीं दी जा सकती है। तो जिन मौक़ों पर, जिन जगहों पर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बॉडीज़ नहीं दी गई हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना उनके घर वाले कर सकते थे, यानी दूर से पहुँच के नमाज जनाजा पढ़ दी गई। जिन्होंने, बहुत से मर्तबा ऐसा होता है कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई होना चाहिए, इमाम साहब खुद घर वाले इस काबिल नहीं होते हैं कि पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी तो बाद में इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स कई सारे हैं चूँकि हमारे यहाँ हैं, इसलिए बाज़ लोगों का कहना ये है कि गायबाना तौर पर जो है नमाज जनाजा अदा कर दी जाए बाद में। और चूँकि नमाज जनाजा जो होती है वो मग़फ़िरत की एक दुआ होती है, तो वो कर दी जाए। लेकिन जो उनके घर वाले हैं जिनकी डेड बॉडी है, उनको चाहिए ये कि वो जहाँ तक मुमकिन हो वो हॉस्पिटल में या मोर्चरी में के आसपास पहुँचने की कोशिश करते, और वहीं पर बावज़ू होके जाएँ या तयम्मुम करके सामने गाड़ी के अंदर, लॉरी के अंदर डेड बॉडी रखी हुई है तो नमाज जनाजा अदा कर दें। और बाकी फिर जब जहाँ तक वो कर सकते हैं, और फिर जो काम नहीं कर सकते हैं तो उसमें मजबूर हैं, और जब आदमी मजबूर होता है तो मजबूरी में कोई चीज़ उसके ज़िम्मे नहीं डाली जाती है। ये है। और मैम एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा उन लोगों को जो ख़ास तौर से मुस्लिम्स हैं, तो कि 24 और 22 से 24 अक्टूबर 1995 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एकेडमी, इस्लामिक फ़िक़ह एकेडमी इंडिया ने। और उसके बाद उस प्रोग्राम में जितने भी मकाले और जितने भी जिन मसाइल पर गुफ्तगू हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ, और उसका जो निचोड़ हुआ, वो निचोड़ जो है किताब की शक्ल में मौजूद है, उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। उस किताब का नाम ही रखा गया है मेडिकल एथिक्स, तिब्बी अखलाकियात। उसमें जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रही हैं, वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर लिखे हैं और उसके आंसर्स भी हैं, रेफरेंस के साथ हैं, तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको उसको पढ़ना चाहिए। जी, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे चैट बॉक्स में आप पीडीएफ जो होगी, वो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हो। मैं अब जी, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप इसको यहाँ पे कर कोशिश दूँगा। करेंगे दे। अब मैं जी, आगे जो नेक्स्ट सवाल है, उसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ खालिद और अनंत के पास। खालिद, आपके पास पेशेंट्स जब आते हैं, तब खुद तो होता होगा कि किसी एक इंसान को जो है कोविड हो गया, और कई बार ये किसी और की गलती की वजह से होता है ना? और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगाते हैं, और उसकी वजह से उनके घर में किसी बुजुर्ग को या किसी और को इन्फेक्शन हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आता उसमें? आई थिंक डॉक्टर होने का एक एस्पेक्ट ये भी है प्रोफेशनल लाइफ का कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं या कंप्लायंस नहीं होती है किसी चीज़ की, उसको एक्सेप्ट करना होता है एंड यू हैव टू बेसिकली वर्क अराउंड दोज थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब अक्सर ये बहुत सारी बीमारियों के लिए कहा जा सकता है कि जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, उनमें भी आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब किसी इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर एविडेंस और काउंसलिंग के बाद भी बहुत लोग जो हैं वो अपना चेंज नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, फिर बीमारी में मुब्तला होते हैं और
प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, खुद को, उनके घर वालों को। हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं जिनको एनेस्थेटाइज करना होता है, अगर ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है तो बहुत कंफर्टेबल एनेस्थेटिक नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो भी एक एस्पेक्ट होता है। लेकिन आई थिंक there's only so much you can do about काउंसलिंग पीपल एंड टेलिंग पीपल, और उसके बावजूद अगर कुछ होता है, आई थिंक जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड डील विद इट। डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अहमद जो हैं, ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, लिखते हैं, वी फेस इट क्वाइट रेगुलरली इन द फील्ड. Elders aren't ready for vaccination in the home and the entire family wants to get them vaccinated. जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बेगूसराय में फिलहाल काम कर रहे हैं. आनंद, आई एम मूविंग टू यू नाउ. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है आपसे. शुड वैक्सीनेशन बी मेड कंपल्सरी? तो थैंक्स अक्सर. तो बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पे भी आई थिंक बहुत डिस्कशन होता है. ये एक तरीके से वन ऑफ दोज एरियाज इन एथिक्स जहाँ पे कंसेंसस डेफिनेटली नहीं है. देखिए, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो फिर राइट्स में सिर्फ पेपर पे कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सामने वाले को राइट्स देनी भी है. और आइडियल सिचुएशन ये होता है कि हम किसी पे फोर्स नहीं करें कोई भी इंटरवेंशन, बिकॉज आप उनको फिर आप उनसे राइट्स एक तरीके से छीन रहे हैं. दैट हैविंग बीन सेड, कई लोग मना वैक्सीन के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, फेयर्स हैं, डर है, या उन्होंने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, या कोई उनका जानकार है जिसने बोला है कि भाई वैक्सीन से ये हो जाए और वैक्सीन से आप मर जाएंगे, या वैक्सीन काम नहीं करते हैं, वैक्सीन में इस टाइप का कुछ मिला हुआ है जो आपको नहीं, इसलिए वैक्सीन लेना चाहिए. तो उस टाइप के बहुत सारे आई थिंक मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी फैल चुके हैं थ्रू आउट इंडिया, और किसी किसी पार्ट में शायद बहुत ज्यादा है. तो वहाँ इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो पहले हम उनके साथ एक डायलॉग करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या कंसर्न्स हैं, क्या फेयर्स हैं, उन्हें एड्रेस करें. क्योंकि आप वो करेंगे तो फिर आप प्रोबेबली ज्यादा अपटेक देख पाएंगे. आप एक दो लोगों को फोर्स करेंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो छुप जाएंगे, अवॉइड करेंगे. हमने ऑलरेडी विजुअल्स भी देखे. आपने करीब 1 महीने पहले जब कुछ लोग गंगा में कूद गए थे जब वैक्सीनेशन पार्टी गई कि भाई जब तक आप इस विलेज में हैं तब तक तो हम तैरते ही रहेंगे, जब आप चले जाएंगे शायद वापस जाएं. तो उस तरीके से लोग मतलब अवॉइड ही करेंगे अगर उन्हें लगा कि लोग गवर्नमेंट आ रहा है. और ये हमने पहले भी देखा है इमरजेंसी के टाइम पे जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुए थे. तो मैंडेटरी किसी चीज को भी करना अच्छी बात नहीं है, बट सब लोग चाहते हैं कि हेल्दी रहें. सब लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर्स हेल्दी रहें, उनके बच्चे हेल्दी रहें, उनके जो बुजुर्ग हैं वो हेल्दी रहें. कोई तो ये नहीं चाहेगा कि वो बीमार हो. तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें रीइंफोर्स करना है कि अब सही बात है कि ये नए वैक्सीन्स हैं, बट अभी तक जो हमारा डेटा दिखाता है वो यही दिखाता है कि ये लार्जली सेफ वैक्सीन्स हैं और इनसे बेनिफिट ही होता है. तो अवॉइड करने से बेहतर यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लें, जल्दी लें, टाइम से लें, और उससे हम भी बचेंगे, हमारी फैमिलीज बचेंगी और हमारी कम्युनिटीज बचेंगी. क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है मार्च, अप्रैल, मई में, अर्ली मई में जो सिचुएशन हुआ था, जहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमने जाने गंवाई हैं, जो सीरियस डिजीज हुआ है, उसको देखने के बाद तो आई थिंक लोगों को उल्टा ये सोचना चाहिए कि इससे हम कैसे बचा सकते हैं, हमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हमारी फैमिलीज और कम्युनिटीज को कैसे बचा सकते हैं. और उसके लिए वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, बट वो कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई वैक्सीनेट हो गए तो मतलब हमें अब कुछ नहीं होगा. उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है और लीडरशिप दिखानी है कि खुद आप वैक्सीनेट हुए, बाकियों को भी एंकरेज करिए, बट उनको ये भी बताइए कि इसके बाद भी कुछ लोगों को कोविड हो सकता है. और ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ जैसे कि हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, दोनों डोज लेने के बाद भी आपको हुआ है कोविड. लेकिन लाइक्लीहुड ये है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोविड होगा तो वो बहुत ही माइल्ड होगा और आपको सीरियस डिजीज नहीं होगा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक हम सब के लिए बोलना, जो हम लोग चाहे हम प्रोवाइडर्स हो या रिलीजियस लीडर्स हो या कम्युनिटी लीडर्स हो, हमें वो रोल मॉडलिंग करनी जरूरी है. खालिद आई थिंक वांट्स टू ऐड समथिंग. यस खालिद. ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन था. मैं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ही यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि जो सोशल केयर वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे कुछ नर्सिंग होम्स होते हैं जहाँ पे एल्डरली जो है वो लोग वहाँ रहते हैं जाके, तो जो केयर होम्स कहते हैं उनको, तो केयर होम वर्कर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इट्स कंपलसरी टू गेट वैक्सीनेटेड.
और आज मैं अभी काम से वापस आ रहा था तो उसमें काफ़ी रेडियो पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, और काफ़ी जैसे अनंत ने कहा, ऑब्वियसली इफ यू एज सून एज यू फोर्स समथिंग, लोग जो है एक रिएक्शन होता है कि मतलब अब नहीं करवाएंगे, तो चाहे वो पहले करवा भी रहे होते तो अब नहीं करवा। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट की थिंकिंग अपनी तरह सही है कि ऑब्वियसली यू आर प्रोटेक्टिंग अ वल्नरेबल पॉपुलेशन, और लेकिन एज सून एज वो फोर्स करने की बात आई तो आज यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया ऑलरेडी कि हाउ कैन दे फोर्स समवन टू हैव दिस। राइट, इनफैक्ट ये बहुत कॉमन है फोर्स करना। मैं अभी नोमान के पास पहुंच रही हूँ। आज हमने डिसीजन सुना कि सऊदी अरेबिया ने हज एप्लीकेशन सारी कैंसिल कर दी है, क्योंकि जो कोविड सिचुएशन है ग्लोबली उसको देखते हुए। लास्ट ईयर भी हज बहुत ही लिमिटेड हुआ था, इस साल भी उसी किस्म का हज होगा। और हमने देखा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो लोग उम्रा करने या हज करने आ रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या किसी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, तो क्या किसी इबादत के लिए वैक्सीनेशन को फर्ज कर देना, या ये कहना कि मसाजिद में भी उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी इंडिया में, लेट्स से जो वैक्सीनेटेड हैं, हम सब वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कंपलसरी करना ठीक है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। नहीं मैम, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कि वैक्सीनेशन से ये उम्मीद तो है कि बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये यकीन नहीं कह सकते, जैसा कि खुद सब अभी सारी बातें हो रही हैं कि बीमारी होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई भी चीज़ जो ज़रूरी ना हो, इस तरीके से ज़रूरी ना हो कि उसको या तो शरई एतबार से, यानी जिसको मानता हो वो उसकी तरफ से लाजमी ना हो, फिर उस गैर यकीनी चीज़ को जिसमें कुछ परसेंट चांसेस ये भी हैं कि ये कारगर ना हो, उसको इस तरीके से लाजमी करना और लाजमी करके फिर दीनी मामलात में, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं मेरे एतबार से। अगर लाजमी करना हो तो फिर हर जगह के लिए लाजमी करना चाहिए, कि ऑफिस में भी लाजमी है, बाजार में भी लाजमी है, सड़क पे भी यकीन आप कंपलसरी करिए, बस में भी कंपलसरी करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में आने के लिए या हज करने के लिए या इस तरीके से करना, ये मेरे एतबार से तो ये ठीक नहीं है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल अनंत से जो है वो ये है कि जब हमने ये टॉपिक सोचा था आज के लिए कि हम इस्लाम और मेडिकल एथिक्स के पर्सपेक्टिव्स को कॉमन बात करें, तो लोगों ने कहा आप मेडिकल एथिक्स को भी कम्युनलाइज कर रहे हैं। You are not a practitioner of Muslim or Islamic faith, so I want to know your perspective. Have you done anything wrong? And you are a medical ethicist, and I know you speak your mind, so you can say whatever you want. Yeah, no, I think this dialogue is important. I mean, listen, of course, as we were discussing earlier, जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद एग्नोस्टिक होती हैं रिलीजन की। अगर आप मेडिकल प्रोवाइडर हैं तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वेलबींग है, और ये हमने पहले भी डिस्क्रिप्शन देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेडिकल प्रोवाइडर हूँ और वॉर हो रहा है और एक सो कॉल्ड एनिमी देश का सोल्जर है जो वुंडेड है और मैं मेडिकल प्रोवाइडर हूँ, मैं बैटल फील्ड पे हूँ, तो एक तरीके से मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको इंटरवेंशन करना, अगर मैं उनकी जान बचा सकता हूँ या उनको इंटरवीन कर सकता हूँ, तो एक तरीके से वो प्राइमेसी लेता है। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमने सब सुना है, उनके टाइम से ये डिस्कशन हुआ है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोवाइडर क्या रहती है। दैट हैविंग बीन सेड, ऑब्वियसली इंटरसेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, इवन प्रोवाइडर प्रेफरेंसेस होती हैं, वो कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं, जिसमें से एक उनकी रिलीजियस फेथ भी होती है। तो ये डायलॉग जब तक हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर नहीं होंगी कि हम इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं, इसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अगर ये डायलॉग और होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ऑब्वियसली ये ऐसा और आगे हो चुका है। आप सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज जो बैंगलोर में है वो देखें, जहाँ मेडिकल एथिक्स में इंडिया में अमंग द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन से जहाँ काम हुआ है, और वो ऑफ कोर्स एक कैथोलिक इंस्टीट्यूट है, बट उन्होंने इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे फोकस किया। बट ये भी है कि ये कैथोलिक इंस्टीट्यूट है तो वहाँ अबॉर्शन अलाउ नहीं करते हैं, बट उन्होंने इन चीज़ों के साथ एटलीस्ट डिबेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पर्सनल फेथ के कारण आप क्या डिसीजंस लेते हैं वो इंपॉर्टेंट। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है, हम ऑल ऑफ अस माइट नॉट एग्री on certain things, but if we don't talk to each other, we might not find a minimum sort of common ground where there might be some agreement. And I think that is the role of dialogue, and medical ethics at the essence of it is also about dialogue.
कि And हम और बात last करें। question to Khalid. मैम मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा बीच में। असल में मेरी हैसियत जो है वो दोहरी है। एक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के तौर पर और दूसरे एक इस्लामिक स्कॉलर होने के तौर पर। इसलिए मैं वैक्सीन के बारे में एक बात यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी इस्लामी और दीनी नुक्ते नज़र से बात आई इबादत की, मस्जिद में जाने की कंपल्सरी को लेके, तो हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो कहीं न कहीं यकीनी नहीं है कि आपको मर्ज़ से बचा भी ले। फिर ये सवाल हमारे ऊपर हो सकता है कि आप क्यों ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। तो मैं यहाँ पे एक बात एक मिसाल से वाज़ेह करना चाहूँगा कि वैक्सीन की मिसाल ऐसी है जैसे बारिश में अम्ब्रेला, कि अगर आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश नहीं है और बहुत हवा के साथ नहीं है तो ज़ाहिर है कि आप 100% सेफ होते हैं बारिश से। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ हवा है तो कुछ न कुछ बारिश आपको नुकसान पहुँचाती है, लेकिन वो सिर्फ़ पैरों की हद तक होती है। तो अगर कोई ये सोचे कि बारिश में अगर हम छाता नहीं लगाएँ क्योंकि हवा तेज़ है भीग जाएँगे और छतरी का वो इनकार कर दे बिल्कुल से, तो उसको अक्लमंद नहीं कहा जाएगा कहीं से कहीं तक। इसलिए कि छाते की, अम्ब्रेला की कहीं न कहीं एक अहमियत है बारिश में, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से वैक्सीन की भी अहमियत है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हो बहुत मुमकिन है किसी एक केस में या 2 केस में ऐसा हो जाए कि वो माइल्ड सिम्पटम्स आ जाएँ, लेकिन उसको ज़हन में रख के सिरे से वैक्सीन का इनकार कर देना, सिरे से वैक्सीन ना लगाना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और हदीस शरीफ में आया है कि अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अलिम लिमा बअदल मौत, कि अक्लमंद वो है जो अपने आप को समझ ले और मौत के बाद की तैयारी करे। तो हम यहाँ कहेंगे कि अक्लमंद वो है जो बात को समझ ले और बीमारी से पहले बीमारी होने का या बीमारी से बचने का की तैयारी कर ले। Uh, and last question of the meeting, over to Khalid. कि इंडिया में there is no organization which is at the intersection of faith and medicine. But in Britain you have British Islamic Medical Association. We've been thinking of something similar in India but not able to do it yet. What has been your experience of BIMA? यहाँ पे मैं जो हूँ आई मीन नॉट हियर रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा दिनों से आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द एसोसिएशन ईदर। लेकिन व्हाट दे हैव डन इज यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो that deal with developing guidelines, dialogues with the relevant authorities, या जो organizations हैं, जो regulatory bodies हैं, उनके साथ dialogue करना, उनके साथ उनको inform करना कि क्या needs हैं उनके मुस्लिम employees की। तो इस तरह की बहुत सारी activities हैं जो यहाँ होती हैं, and a lot of them have actually helped हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और जनरली स्पीकिंग, क्योंकि हमें तो फायदा होता ही है, एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होता है और लोगों को भी फायदा होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड कि क्या नीड्स हैं, दे कैन लुक आफ्टर दैट, एंड it basically improves the dialogue, improves your working conditions, so सबको फायदा होता है, not just Muslims. I think it's a very good idea. We should think on those lines, and obviously we'll try and help as much as we can. एक बस point मुझे ये बोलना था, the last question that you asked Anand about communalizing this is I think it's I just on its own, just as an isolated dialogue, even within the Muslim community, I think this is a big help to all of us, because obviously we do things that Islam might not have a very clear cut protocols or decisions on, और उसके लिए इज्तिहाद करना, उसके लिए जैसे नवान साहब जैसे लोग हैं, तो a dialogue between medical practitioners, muftis, ulama, people from other faiths, I think it's a really helpful thing to help us better understand, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं जो हम खुद नहीं करना चाहते, बहुत टॉपिकल चीजें हैं, like abortions, euthanasia,
DNR, like we discussed. I think these are very practical problems जो हम लोग रोज face करते हैं, and I think it's very helpful to discuss them. People might agree or not agree, लेकिन at least it will broaden our horizons of thought, inshallah. Right, Khalid. In fact, I was in doubt when I thought of bringing all of you together for this discussion, whether it will be accepted or not, or whether it will create a controversy. And I think at the end of this meeting, we all agree that these dialogues are needed. In fact, you have given me an idea for the next session, in which I want to bring, people from various faiths, experts from various faiths, and have a dialogue on vaccination. What are the concerns? What are the misconceptions in their communities? What are they doing, to dispel those misconceptions? That's going to happen. Dr. Naima has requested a session on abortion and the Islamic perspective on it. So definitely that's also on the list. And thank you, the wonderful audience, and we have been getting some very great comments individually to me as well as openly in the chat boxes that you may all have read. We'll be uploading this on our YouTube channel, and I'll share the link also in all the groups in which I had shared the link to the meeting. Looking forward to having this great conversation again on a new topic, probably with a new audience, and definitely we'd like to have these experts again sometimes for the discussion. Any last comments from any of the panelists? You're welcome. जी मैम, खालिद भाई की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, और इस्लामी उमूर में सारी चीज़ें उलमा ने और मुफ्तियान इकराम ने तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, तमाम टॉपिक्स जो हैं वो बहुत क्लियर किए हैं, चाहे वो सेरोगेसी हो, चाहे मैम अबॉर्शन हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड या कोई नया अभी सामने आया हो, कोई ऐसा नहीं है जिस पर उलमा इकराम और मुफ्तियान इज़ाम पीछे रहे हों। सबने इस पर काम किया है और मीटिंग्स कराई हैं, सेमिनार्स कराए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पब्लिक में किस तरीके से पेश करते हैं। सारी जिम्मेदारी हम ये नहीं कहेंगे कि उलमा की है, वो चीज़ों को क्लियरिफाई भी करें और लोगों तक पहुंचाएं भी। हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो उसका सबसे आसान तरीका तो यही है, जैसा कि खालिद भाई ने बताया, कि डिस्कशन होना चाहिए, मौका ब मौका जो है वो डिस्कशन करना चाहिए। इससे लोगों तक बात पहुंचेगी और बहुत क्लियर होके पहुंच पाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन कोशिश करेगी कि ये डिस्कशंस हम फैसिलिटेट थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नोमान। थैंक्स खालिद, डू यू हैव एनीथिंग टू से? मैं बस ये कह रहा था, इनकी नोमान साहब की दोहरी हैसियत का मुझे फायदा उठाना है, तो जब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो आप सबको जिसमें लगे मुझे इनसे एक दो बातें पूछनी है। I'll definitely like you guys to have conversation beyond this meeting also. And thanks so much, Anand. Thanks for being here. I mean, others are welcome to stay back. Once you end the meeting, we'll just have an informal conversation. Sure. So we'll be ending this meeting now, but the recording, as I mentioned, will be available on YouTube. तो नवाज साहब, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरे जहन में कभी कभी ये बात आती है, जैसे यूथनेसिया है या लोगों की विशेष होती हैं कि जैसे मेरी अम्मी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे वेंटिलेटर पे मत डालना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि अगर आपके पास इलाज है, अगर मैं डॉक्टर हूँ सपोज और मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इस चीज से उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर रखा है कि नहीं कर सकते, तो एक तो ये, अब इसमें और यही चीज उसमें भी अप्लाई होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ किसी को, तो इन चीजों में तवक्कुल का क्या अहमियत है या रेलेवेंस है, या ये मिसकंसेप्शन है कि किसी का ये कहना कि अगर मुझे कार्डियक अरेस्ट हो तो मुझे मत रिवाइव करना, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं उठ जाऊंगा, नहीं चाहेगा तो मैं मर जाऊंगा। 2-3 बातें मैं इसमें बताने के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि तवक्कुल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आदमी छत पे लेट जाए और मुंह फैला ले कि अब रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह पाक है, तो मुंह में रसगुल्ला ही गिरेगा आके। तवक्कुल का ये मतलब हरगिज नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जहां पर क्योंकि आपने वालदा की सिचुएशन सामने रखी है, और वालदा के हुक्म को मानना, और ये शरीयत का एक खुद अपना हुक्म है कि वालदा की हुक्म को आप उसकी ताबेदारी करेंगे। तो हदीस शरीफ में है कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की फरमाबरदारी अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं की जाएगी, कुछ भी हो जाए, और वो मखलूक में चाहे वालिद हो चाहे वालदा हो। इलाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत का
फर्ज हुक्म है कि आपको इलाज करना है। और किसी भी इलाज के सिलसिले में ये कहना कि इस मर्ज का इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर मर्ज की दवा है। वो अलग बात है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे अभी। तीसरी बात, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट केसेस हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अब डेथ हो ही जाएगी, जिस तरह के अमराज आजकल हैं, खास तौर से कैंसर वगैरह के केसेस में जब 4th ग्रेड में हो गया, मेटास्टेटिक स्टेज में, तो लोग समझते हैं कि अब तो, और होता भी यही है। ऐसी सिचुएशन में भी ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह को हमको नहीं छोड़ना है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है, इसलिए कि शिफा देने वाली जात तो अल्लाह पाक की है। तो हमको जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और ऐसे मौके पर पेशेंट कोई भी हो, और आप क्योंकि तबीब हैं, आप फिजिशियन हैं, आपको ये यकीन है या ये लगता है कि इस प्रोसीजर से हम इसकी जान को बचा सकते हैं, और जान को बचाना ये फर्ज है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए पेशेंट की बात को पसे-पुश डाल देंगे। जी, तो ये चले, अब असल में यहाँ पे रह के इतने कई समय, करीब 15-16 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे रह के आदत भी हो जाती है। तो एक दिमाग में वो रहता है कि क्योंकि इंडिया में जब थे तो इंडिया में तो ये मसला, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिया में आप डिसाइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एथिक्स की फिक्र भी नहीं करनी पड़ती थी उस जमाने में जब मैं वहां था। अब तो अब भी पता नहीं क्या हाल है। लेकिन यहाँ पे रह के आदत ये हो गई है कि मतलब अब पेशेंट की विशेस जो है दे आर एब्सोल्युटली पैरामाउंट, तो आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में। जी जी। अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया, पेशेंट ने कह दिया कि ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब पेशेंट ऑपरेशन कराने के आधा घंटा बाद उठ के अगर चला जाए बाहर, तो आप रोक नहीं सकते उसको। यू तो ये कांट डू ऐसा वहाँ पे रूल है, जी गवर्नमेंट का ऐसा रूल है। जी, मतलब क्योंकि अगर कोई कॉम्पोसमेंटिस है और मतलब अपना जैसे मेंटली साउंड है, तो दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। जी तो उनके डिसीजंस जो हैं वो आप ओवररूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन मेंटल हेल्थ सिचुएशंस। ये वहां अपने पे यहाँ कर सकते इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को सेव करने के लिए लामा बना के दे देते हैं।